देखिए एईसी पेपर में जितना भी अगर आपके क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी लॉन्ग तरीके से जिसका आपको आंसर देना होगा, ओवरऑल अगर बताए जिसको देखकर एग्जामिनर आपके कॉपी का मार्क्स अच्छे तरीके से दे सकते हैं, उसी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कवर करेंगे, जो भी आपका औपचारिक पत्र है उसके फॉर्मेट को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले, ठीक है। ये नहीं हम लोग देखेंगे कि औपचारिक पत्र होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सबसे हमको नहीं मतलब है, ये चीज़ हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। इसका फॉर्मेट देखेंगे और हूबहू इसी तरीके से ही आपको लिखना है, चाहे किसी तरीके से अगर ऑफिशियल लेटर आपके एग्जाम में आ जाते हैं, इसी फॉर्मेट में ही आपको आंसर लिखना है, डरने की बात नहीं है। इसके अलावा हम लोग अनौपचारिक जो पत्र होता है उसको लिखेंगे, उसको देखेंगे कि उसका क्या फॉर्मेट होता है। हालांकि जो भी अनौपचारिक पत्र होता है उसका कोई फॉर्मेट या फिर नियम कानून नहीं होता, आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन कहावत नहीं है, अगर किसी भी चीज़ को सजाकर अगर आप रखिएगा तो खूबसूरत दिखती है। और उसमें एक चीज़ है जो इस औपचारिक पत्र में नहीं होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग संक्षेपण कैसे करना है, संक्षेपण क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। लेकिन संक्षेपण किसी भी अगर गद्यांश को या फिर पद्यांश को या फिर किसी भी कहानी का अगर हम लोग संक्षेपण करेंगे तो कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और संक्षेपण में एक डाउट है, क्योंकि ग्रेजुएशन का आप लोग एग्जाम दे रहे हो, तो संक्षेपण कितना पेज में करेंगे, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में या फिर 1 पेज में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पल्लवन भी देखेंगे कि पल्लवन कैसे किया जाता है और पल्लवन कितने शब्दों में किया जाता है, कितने पेज में किया जाता है, 1 शब्द का पल्लवन कैसे करेंगे, 2 शब्द का पल्लवन कैसे करेंगे, पूरे डिटेल से समझेंगे। और पल्लवन का शीर्षक कैसे चूज करेंगे, ये भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और साथ ही साथ जो निबंध है, निबंध में बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि निबंध कैसे लिखा जाता है, लेकिन ग्रेजुएशन में कैसे निबंध लिखना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कितना पेज आपको लिखना है। पेज जब भी काउंट होता है तो जो एक खड़ा वाला जो पेज होता है, इसमें 2 तरफ 2 काउंट हो जाएगा, 2 पेज, समझ में आया ना। तो ऐसा मत समझना 1 पेज बोलेंगे तो खड़ा वाला दोनों तरफ का 1 नहीं, वो दोनों तरफ 2 पेज होता है। तो कितना पेज लिखना है, 1 पेज में कितना शब्द आप लिख सकते हो निबंध का, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका फॉर्मेट क्या होता है निबंध का, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन का ये एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, बहुत सारे स्टूडेंट का भीड़ भाड़ वाला कॉपी उनको मिलता है चेकिंग करने के लिए। तो इस सिचुएशन में किस तरीके से आप अपने कॉपी में इंप्रेशन बना सकते हो, क्योंकि अगर आप हेडिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं अगर नहीं दीजिएगा और जैसे तैसे लिखिएगा तो फिर आपका इंप्रेशन नहीं बनेगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑफिशियल लेटर, जो आपका औपचारिक पत्र है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, प्राचार्य को शुल्क माफ करने के लिए पत्र लिखना है। यानी आप अपने कॉलेज के जो प्राचार्य है उनके पास फीस के माफ़ी के लिए, कुछ फीस आपका बकाया है उसके माफ़ी के लिए आप पत्र कैसे लिख सकते हो। इसके अलावा प्राचार्य के पास किसी तरीके से कुछ भी कारण अगर रहे तो इसी फॉर्मेट में ही आपको उत्तर लिखना है। देखिए कैसे कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूं, हालांकि मैंने एसी इंग्लिश वाले फॉर्मेट में मैंने आपको सेमेस्टर 2 में, याद कीजिएगा जो भी मेरे से पढ़े होंगे, डिटेल से बता दिया था। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इंग्लिश या फिर हिंदी चाहे कुछ भी हो, फॉर्मेट सभी का लेटर का सेम ही होता है। नया फॉर्मेट क्या है, इधर वाला जो भी लाइन है इसको सीधे आपको हर चीज़ लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर जब लाइन खींचेगा कॉपी का, जैसे मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पर देखिए ये लाइन खींचा हुआ है हालांकि, लेकिन आपको स्केल से खींच लेना है। देखिए यहाँ पर सारा कुछ सीधा में है, ये सेवा में, इसके बाद देखिए यहाँ पर जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी, इसके बाद फिर यहाँ पर एड्रेस डाला जाता है, ठीक है, यहाँ पर पता डाला जाता है, विषय यहाँ पर लिखा गया, फिर महोदय, ये सारा कुछ एक ही लाइन में, आप अगर गौर कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ एक ही लाइन में है। फिर लास्ट में भी देखिएगा यहाँ पर सा धन्यवाद, उसके बाद नीचे भवदीय, ठीक है, भवदीय, उसके बाद फिर नीचे नाम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपको पूरा एक साइड में, एक लाइन में सारा कुछ मेंशन करना है। पहले क्या होता था कि अगर एक तरफ आप शुरू वाला लिख रहे हैं, जैसे ये वाला सेवा में, ये वगैरह जो भी चीज़ें ये एक तरफ इधर लिखते थे, तो फिर पहले क्या होता था, इधर हम लोग लिखते थे ये वाला, ये जो सा धन्यवाद से यहाँ पर जो चीज़ है वो सारा हम लोग इधर लिखते थे। लेकिन न्यू फॉर्मेट में क्या है, अब सीधा इधर ही लिखना है जो भी लिखना है, समझ में आया। और बाकी ये पैराग्राफ के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट को समझ लेते हैं, कौन से टाइप का फॉर्मेट। जब भी आपको अगर प्राचार्य के पास पत्र लिखना हो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है आप सभी को पता है, सेवा में। उसके बाद यहाँ पर प्राचार्य महोदय, अगर पुरुष है प्राचार्य तो महोदय, और अगर महिला है तो महोदया। इसके बाद नीचे अगर विद्यालय के लिए लिखने के लिए अगर बोला जा रहा है, हालांकि आपको महाविद्यालय के लिए ही बोला जाएगा। महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज और विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। तो आपके क्वेश्चन में महाविद्यालय रहेगा तो महाविद्यालय का ही नाम मेंशन कीजिएगा, आप अपने महाविद्यालय का नाम मेंशन कर दीजिएगा। तो प्राचार्य महोदय यहाँ पर आप लिख सकते हो एसटी कोलंबस कॉलेज हजारीबाग। हजारीबाग आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, ठीक है। यानी आप यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखिएगा एसटी कोलंबस कॉलेज और नीचे लिख दीजिएगा हजारीबाग झारखंड। इस तरीके से ये फॉर्मेट आपको अच्छे तरीके से लिखना, याद रखिएगा इधर वाला जो लाइनिंग है उसमें सीधा आना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, सेवा में लिखने के बाद प्राचार्य महोदय जैसे आप लिखिएगा, फिर आपको एक लाइन नीचे छोड़ना होगा और वहाँ पर आपको लिखना होगा विद्यालय या फिर विद्यालय महाविद्यालय का नाम। उसके बाद फिर नीचे एक लाइन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि विद्यालय का नीचे एड्रेस डालना होता है। तो इस तरीके से विद्यालय का नाम और विद्यालय के एड्रेस को एक साथ लिखना है।
और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देना है। जैसे आप नीचे एक लाइन छोड़िएगा, उसके बाद फिर विषय लिखिएगा। विषय लिखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक औपचारिक पत्र में। विषय लिखकर इसे अंडरलाइन भी कर देना है। अच्छा, एक बात और, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर सारा कुछ तो आपको ये ब्लू पेन से ही लिखना है, लेकिन जैसे ही आप विषय को अंडरलाइन कीजिएगा, इसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। सारा कुछ तो आप ब्लू पेन से ही लिखिएगा, लेकिन इस अंडरलाइन को ब्लैक पेन से स्केल से अंडरलाइन कर देना है इस विषय को। फिर एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर नीचे आपको लिखना है महोदय। अगर पुरुष है तो महोदय, अगर महिला है तो महोदया। फिर क्या करना है, एक कॉमा देना है छोटा सा। समझ में आया? ये दोनों मत लिखिएगा, ये ऑब्लिक का मतलब होता है या फिर ये लिखिए या फिर ये लिखिए। किस सिचुएशन में, अगर पुरुष है तो महोदय और अगर महिला है तो महोदया। हालांकि आप पर जोर नहीं डाला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर महिला का नाम लिखा रहे या फिर महोदया लिखा रहे तो महोदया डालिएगा, लेकिन अक्सर नहीं रहता है, तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपका आदत बना है महोदय लिखने का, तो महोदय ही लिखिएगा। फिर नीचे क्या लिखना है, ये कॉमा देने के बाद फिर छोड़ना है। फिर नीचे लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय, या फिर अगर विद्यालय नहीं लिखना है तो महाविद्यालय भी लिख सकते हो, यानी आपके महाविद्यालय का एक नियमित छात्र। अगर आप एक छात्र हो तो छात्र लिखिएगा, और अगर आप छात्रा हो यानी लड़की हो तो छात्रा लिखिएगा। मेरा नाम, फिर आपको अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं कक्षा या फिर कोर्स, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कोर्स में आपको क्या लिखना है। आप लिख सकते हो कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी में ही आप इस तरीके से, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं कि इसका हिंदी क्या होता है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं, उतना चेक नहीं होगा, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर में हूँ और प्रथम सेमेस्टर में आपका कोर्स क्या है, तो इतिहास ऑनर्स पेपर, ठीक है, इतिहास मेजर पेपर। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास मेजर पेपर, ठीक है, इतिहास मेजर पेपर है और मैं इसमें अध्ययनरत हूँ, यानी मैं इसमें पढ़ाई कर रहा हूँ। ये सारे जो वर्ड होते हैं ना, इससे क्या होता है कि इंप्रेशन बनता है। इसके बाद फिर आपको क्या लिखना है कि मेरी पारिवारिक स्थिति इस समय आर्थिक रूप से अत्यंत कमज़ोर है। उसके बाद फिर आपको आगे लिखना है मेरे पिता। अगर आपके पिता है तो आप अपने पिता लिख सकते हो, अगर आप अभिभावक है तो आप अभिभावक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मेरे पिता या फिर अभिभावक की आय सीमित है, जिससे घर का खर्च चलाना भी कठिन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए कॉलेज यानी जो महाविद्यालय है, आप महाविद्यालय लिख सकते हो, या फिर विद्यालय अगर आपका वहाँ पर टॉपिक रहेगा तो विद्यालय लिख सकते हो, यानी कॉलेज की फ़ीस भर पाना असंभव है। तो इस तरीके से ये एक पैराग्राफ हो गया जिसमें आपने रीज़न बताया कि आप ये पत्र क्यों लिख रहे हो। फिर से मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं ग्रेजुएशन यानी स्नातक सेमेस्टर 1 अध्ययनरत हूँ। मेरी पारिवारिक स्थिति इस समय आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है, यानी अत्यंत कमज़ोर है। मेरे पिता की आय सीमित है, जिससे घर का खर्चा चलाना भी कठिन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए कॉलेज की फ़ीस भरना असंभव है, यानी महाविद्यालय की फ़ीस भरना असंभव है। अब यहाँ से आपको पैराग्राफ छोड़ देना है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये इधर जो है ना, यहाँ पर भी जिस तरीके से इधर जो सीधा जा रहा है ये सारा कुछ, इसी तरीके से आपको भी इधर सीधा ही लिखना है। यहाँ हालांकि देखिए थोड़ा सा गैप हो गया, ये सारा कुछ आप गलती नहीं कीजिएगा। इसके बाद फिर जहाँ से आपका ये लास्ट वाला लाइन छूटता है, जैसे अगर आपका बीच में यहाँ पर आ जाता असंभव है, तो आपको क्या करना था, शुरू से ही एक लाइन छोड़ के शुरू से आपको लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर ये लास्ट में छूटा है, ये मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर आपको 20 से एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ छोड़ना होगा और यहाँ से लिखना होगा। ये जो यहाँ से लिखा हुआ ये चीज़ यहाँ से आपको लिखना होता कि मैं पढ़ाई में सदैव मेहनती। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने बारे में लिखना होगा कि आप यानी मैं पढ़ाई में सदैव मेहनती और अनुशासित रहा हूं तथा अच्छे अंक प्राप्त करता आया हूं। मैं आगे भी पूरी लगन से पढ़ाई कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता हूं। ये तो आपने अपने बारे में क्वालिटी बता दिया। यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपने रीज़न लिखा, ठीक है, क्यों आप फीस माफ़ करना चाहते हो। अब यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करना है तीसरे पैराग्राफ में, यानी अतः आपसे यहाँ पर भी देखिए यहाँ बीच से छूटा तो यहाँ पर शुरू से आपका हो गया और एक लाइन गैपिंग करना है हर पैराग्राफ में। याद रखिएगा जब भी लेटर लिखिएगा 3 पैराग्राफ में कम से कम लिखिएगा। ग्रेजुएशन के लेटर में 3 पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है कि किस लिए आप पत्र लिख रहे हो, क्या रीज़न है। उसके बाद दूसरे में कि आखिर अगर ये चीज़ माफ़ हो जाती है तो आपके अंदर क्या क्वालिटी है, जो क्वालिटी आप बताओगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद तीसरे लास्ट वाले में आपको हर लेटर में लिखना होगा, रिक्वेस्ट करना होगा, ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरी वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरी फीस माफ़ करने की कृपा करें। आपकी यह सहायता मेरे शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा, या फिर अगर कोई लड़की है तो रहूँगी। इसके बाद नीचे आप लिखिएगा साथ धन्यवाद। उसके बाद फिर नीचे यहाँ पर आप लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर लड़की है तो छात्रा। इसके बाद फिर आप अपना यहाँ पर नाम मेंशन कीजिएगा या फिर का खा गा लिख दीजिएगा। नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप परीक्षा में लिख रहे हो। उसके बाद फिर नीचे आप यहाँ पर कक्षा लिख सकते हो। कक्षा अगर नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हो कक्षा क्रमांक, यानी आपके क्लास का रोल नंबर।
तो रोल नंबर मेंशन करना है तो कीजिए, नहीं तो नहीं भी कर सकते हो। लास्ट में आपको डेट मेंशन करना है। न्यू फॉर्मेट वाले लेटर में जो ऑफिशियल लेटर होता है, किसी तरीके से कुछ भी ऑफिशियल लेटर पूछे, डेट जो होता है वो लास्ट में आप कहीं भी मेंशन कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पर ये तारीख लिखी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मेट की अगर बात करें, यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मेट है उसमें हम लोग चलते हैं। तो फॉर्मेट सेम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑफिशियल लेटर का सारा फॉर्मेट सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पर पता लिखा हुआ है ये मिसप्रिंट है। एक आपको यहाँ पर अपना पता लिखना होगा। पता क्यों लिखा जाता है, तब ना आपके पास आपकी समस्या के निवारण के लिए जो यहाँ पर पदाधिकारी है वो अपने कर्मचारी को भेजेंगे कि वाकई में ये चीज़ सही है या फिर गलत है। वहाँ पर निरीक्षण के लिए जाएंगे तो आपका पता सबसे पहले ऊपर में होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना पता डालिएगा, जहाँ से जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हो, यानी आप अपने एग्जाम हॉल का मत पता डालिएगा। कहने का मतलब है जिस एरिया में समस्या है, गंदगी है, यहाँ पर वो पता डालना है। पता किस तरीके से डालते हो, जैसा कि अगर आप गांव में रहते हो तो ग्राम, उसके बाद फिर पोस्ट, उसके बाद फिर थाना, उसके बाद फिर जिला, उसके बाद फिर राज्य। अगर आप शहर में रहते हो तो गली नंबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देना। इस तरीके से आप यहाँ पर सबसे पहले पता लिखिएगा। पता लिखने के बाद फिर नीचे क्या लिखना है, हर लेटर में जिस तरीके से लिखते हो सेवा में, फिर नीचे जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी यानी सबसे उच्च पद का यहाँ पर नाम लिखा जाता है। तो जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी के पास लिखना है तो इसका नाम लिख दिया। उसके बाद फिर या किस जिले से रिलेटेड, यानी आपके जिला का नाम। हजारीबाग के अगर पदाधिकारी है तो हजारीबाग में आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर बगल में ही आप चाहो तो राज्य लिख सकते हो या फिर नीचे भी राज्य लिख सकते हो। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, एक लाइन छोड़ देना होगा। ये मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पर पता हो जाएगा। अब एक लाइन जैसे छोड़ोगे तो फिर नीचे क्या लिखोगे, विषय। विषय लिखने के बाद ये जो विषय यहाँ पर लिखा गया है, नगर में फैली गंदगी को दूर करने हेतु अनुरोध, यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, हालांकि यहाँ पर नहीं छूटा है लेकिन आपको छोड़ना है। यहाँ पर क्या लिखना है, महोदय। महोदय लिखने के बाद फिर नीचे आपको सारी समस्या के निवारण के लिए यहाँ पर सारा कुछ लिखना होगा। जैसे कि सविनय निवेदन है कि मैं, आपका नाम जो होगा यहाँ पर लिखिएगा, जैसे कि मैं राहुल कुमार। उसके बाद फिर आप अपने यहाँ पर पता लिखिएगा, अपना पता, कि मैं ग्राम, जो भी आपका ग्राम होगा, उसके बाद जो भी कॉलोनी होगा या मोहल्ला होगा उसका निवासी हूँ, यहाँ पर ये चीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के दिन प्रतिदिन बढ़ती गंदगी और स्वच्छता की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले की सड़कों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नालियों की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है, जिससे गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। इस कारण मच्छर, मक्खियाँ और दुर्गंध का माहौल बन गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ये तो आपने रीज़न बता दिया पहले पैराग्राफ में। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना होगा, देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ छोड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद फिर आगे आपको लिखना होगा कि हम कई बार स्थानीय सफाई कर्मियों से शिकायत कर चुके हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर शीघ्र ध्यान देते हुए हमारे क्षेत्र में नियमित सफाई, कचरा निस्तारण और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की उचित व्यवस्था कराई जाए। ये क्या आप चाहते हो, ये चीज़ आपने लिखा दूसरे पैराग्राफ में। पहले में आपने समस्या लिखा, दूसरे में आपने निवारण के लिए क्या करना चाहते हो आप, ये चीज़ आपने लिखा। उसके बाद तीसरे में वही हर बार की तरह, हमें विश्वास है कि आप जन स्वास्थ्य की इस गंभीर समस्या का समाधान शीघ्र करवाकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करेंगे। तो ये चीज़ जो लेटर मैंने आपको बताया ना, अगर इसे आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है। एग्जामिनर जरूर पढ़ता है लेटर, 100% पढ़ता है। लेटर से एग्जामिनर के माइंड में थॉट जो है वो इंप्रेशन बन जाता है कि जरूर इसको बहुत बेहतर तरीके से लेटर लिखना जब आता है, वाकई में इनके पास नॉलेज है। बचपन के जैसा आपको नहीं रटना है कि चलो ट्रिक बना लिए हमने, एक पैराग्राफ में लिखा और दूसरे पैराग्राफ में लिखा कि अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इस समस्या का निवारण करें, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। ऐसे वैसे अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिखना है एक लाइन छोड़ के, सा धन्यवाद। और यहाँ अगर आप भवदीय लिखिएगा तो सा धन्यवाद लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे आप लिख सकते हो भवदीय, उसके बाद फिर आप अपना नाम लिखिएगा, फिर पता लिखिएगा, फिर यहाँ पर लास्ट में डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद चाहो तो मोबाइल नंबर या फिर हस्ताक्षर भी कर दीजिएगा अगर आवश्यक हो तब। लेकिन एग्जाम में लिख रहे हो तो ना तो मोबाइल नंबर लिखिएगा, सिर्फ हस्ताक्षर करके डेट मेंशन करके छोड़ दीजिएगा। और ये जो पूरा पता है आपने तो पहले ही ऊपर में मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका ऑफिशियल लेटर, जो 2 टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, 100% पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से लिखिएगा, एक तो समस्या निवारण के लिए चाहे किसी तरीके से समस्या, और दूसरा प्राचार्य के पास। इसके बाद हम लोग समझते हैं अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट क्या होता है। अनौपचारिक पत्र लिखने का फॉर्मेट, अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों या फिर जिससे परिचित है उसको निजी बातों के लिए, यानी पर्सनल जो बात है उसको लिखने के लिए पत्र लिखते हैं। इनका कोई सख्त नियम कानून नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य क्रम है जिस क्रम में हमको लिखना होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रेषक, कहने का मतलब आप जो पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले इस पत्र में प्रेषक का पता, यानी पत्र लिखने वाले का पता लिखना है, यानी आपका पता लिखना है। आप अपने घर से लिख रहे हो, अपने गाँव से लिख रहे हो, आप अपने गाँव का पता दीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे आपको डेट मेंशन करना है जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो। उसके बाद फिर अभिवादन
करना है, जिसे संबोधन भी बोलते हैं, जैसे कि प्रिय मित्र या फिर प्यारे भाई आदि बहुत सारे जो शब्द है, उस शब्द के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस शब्द से किनको अभिवादन किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी नंबर कट सकते हैं। इसके अलावा मुख्य पत्र यानी पत्र की असली बात जो बीच वाला है, ठीक है। इसके बाद फिर समापन, जैसे कि तुम्हारा मित्र, स्नेह पूर्वक आदि, ये सारा कुछ लिख कर आपको समाप्त करना है पत्र को। उसके बाद फिर नाम लिखना है पत्र लिखने वाले का, जो भी लिख रहे हो। चलिए देख लेते हैं इसका भी फॉर्मेट। तो देखिए यहाँ पर अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण है। सबसे पहले यहाँ पर पता देना है प्रेषक का, जैसे कि ग्राम हरिहरपुर, पोस्ट पतरातू, जिला रामगढ़, झारखंड, ये पिन नंबर है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ पर डेट लिखना है 10 जुलाई 2025, डेट लिखने का यही तरीका है। इसके बाद फिर नीचे लिखना है प्रिय मित्र। अब आप चाहो तो अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हो या फिर प्रिय मित्र लिखकर कॉमा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नाम लिखकर कॉमा दिया गया है। उसके बाद फिर नीचे आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के नमस्ते, फिर नीचे आपको लिखना है आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, यहाँ सब कुशल मंगल है। देखिए हालांकि यहाँ पर ये एक लाइन छोड़ दिया गया है, ये मिसप्रिंट है, क्योंकि यहीं से ये होगा, मैं ये जो यहाँ लिखा है वनमय, ये यहीं से होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। तो आशा है कि तुम स्वस्थ और खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, यहाँ सब कुशल मंगल है। मैं यह पत्र तुम्हें एक विशेष कारण से लिख रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी अगले महीने 5 अगस्त 2025 को होने जा रही है। एक बात याद रखिएगा, अभी हम लोग यहाँ पर गौर किए, आप गौर नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ विषय नहीं है, कारण नहीं है, रीज़न नहीं है इसमें किस लिए आप पत्र लिख रहे हो। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में यही डिफरेंस होता है कि विषय औपचारिक पत्र में डाला जाता है, जबकि अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं डाला जाता है। समझ में आया? इसमें विषय डालने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में मैं भी बहुत सारी गलतियां करता था जिसमें विषय डाल देता था इस अनौपचारिक पत्र में, तो ऐसी गलती आप नहीं कीजिएगा। और यहाँ पर ये विषय क्या, किस लिए पत्र लिख रहा है, अपने बहन की शादी में बुलाने के लिए अपने दोस्त को ये चीज़ लिख रहा है। तो मैं यह पत्र तुम्हें एक विशेष कारण से लिख रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन की शादी अगले महीने 5 अगस्त 2025 को होने जा रही है। यह शुभ कार्य हमारे घर पर ही आयोजित किया जा रहा है। तुम्हें इस खुशी के मौके पर हमारे साथ होना ही होगा। इसके बाद फिर पैराग्राफ छोड़ना है, फिर लिखना है घर में सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं, तैयारियां जोरों पर चल रही है। मैं तुम्हारे बिना इस खुशी को अधूरा समझूंगा। ये सारी चीज़ें आपको लिखने का हैबिट होना चाहिए कि कैसे बना बना कर लिखा जाता है। अतः तुम्हें मेरी ओर से, माता पिता की ओर से और विशेष रूप से मेरी बहन की ओर से सादर निमंत्रण। तो आप यहाँ पर ये अतः जो लिखा है, आप यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ सकते हो या फिर नहीं भी छोड़ सकते हो, समझ में आया। लेकिन इसके बाद पैराग्राफ आपको छोड़ना है और लिखना है कि आशा है कि तुम समय पर आओगे और शादी की खुशियों में 4 चांद लगाओगे, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा रहेगी। ये हो गया आपका समाप्त। उसके बाद फिर नीचे आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के, इधर सीधा में स्नेहपूर्वक तुम्हारा मित्र राहुल। ये चीज़ आपको लिख कर पूरे पत्र को आपको दी एंड कर देना है। तो इस तरीके से एक अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है, चाहे कहीं भी लिखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है उदाहरण से समझिए। जैसे कि जो प्रिय शब्द है, ये जो संबोधन शब्द है, इसका प्रयोग दोस्तों या फिर भाई बहनों या फिर सहपाठियों के लिए किया जाता है। और अपने बराबरी के भाई बहन, जैसे चचेरा मेरा जो भी भाई बहन होते हैं, तो अपने बराबरी में, बड़े के लिए नहीं, समझ में आया ना, दोस्त हो गए, इनके लिए आपको प्रिय का यूज़ करना है। उसके बाद आदरणीय किसके लिए होता है, बड़े भाई या फिर बहन या फिर बड़े रिश्तेदार, यानी अपने से जो बड़े हैं उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जो संबोधन किया जाता है आदरणीय। और पूज्य किसके लिए होता है, माता पिता, दादा दादी, गुरु और जो भी बड़े जो रिश्तेदार होते हैं जो बूढ़े हो गए हो उसके लिए, ठीक है, यानी पूज्य उसके लिए होगा। इसके अलावा जो श्रद्धेय होते हैं, तो श्रद्धेय में क्या होता है, खास करके जो बूढ़े और सम्मानीय लोग हैं उसके लिए होता है। हालांकि इस पॉइंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए हैं, ना ही पूछे जाएंगे, लेकिन नॉलेज के लिए आप जान जाइए कि कौन सा संबोधन वर्ड कहाँ पर लगता है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि गद्यांश का संक्षेपण कैसे किया जाता है। गद्यांश का संक्षेपण जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और 100% आपके एग्जाम में आएगा। सबसे पहले समझते हैं कि संक्षेपण का मतलब होता क्या है। संक्षेपण का मतलब होता है जो लंबा चीज़ लिखा हुआ है, चाहे वो एक कहानी हो, चाहे वो एक कविता हो, चाहे वो एक गद्यांश हो, उस लंबे चीज़ को, उसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं या फिर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको ही शॉर्ट तरीके से बताना। देखिए अगर आप एक मूवी देखते हो, लगभग 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे का मूवी होता है, तो क्या अगर आप उसे संक्षेप तरीके से बताना चाहोगे, उसका संक्षेपण करोगे, तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उसी को ही ना अपने दोस्तों को बताते हो कि हाँ यहाँ पर शुरू में ये हुआ, उसके बाद फिर ये घटना हुई, उसके बाद फिर क्लाइमेक्स में ये चीज़ हुआ। तो उसी तरीके से संक्षेपण किसी भी चीज़ को किया जाता है, शॉर्ट तरीके से बताना या फिर लिखना। तो यहाँ पर एक गद्यांश है, अब इसका संक्षेपण करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गद्यांश को कितने पेज में संक्षेपण करेंगे। देखिए गद्यांश अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इससे हल्का फुल्का 2-4 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो उसको कितना हम लोग पेज में लिखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि उसे 4 पेज में लिखेंगे। याद रखिएगा संक्षेपण करने के लिए बोल रहा है। अब इसका संक्षेपण करने के लिए जब बोलेगा तो इससे छोटा नहीं होगा,
इससे बड़ा कहाँ से होगा, किसी एंगल से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग संक्षेप में लिखेंगे, इसको छोटा करेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखेंगे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसलिए एक पेज में ही आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा शब्द में लिखते हैं और गैपिंग करके लिखते हैं तो हो सकता है 1 से 1.5 पेज जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो इसमें डरने की बात नहीं है। समझ में आया? तो सबसे पहले क्वेश्चन में रहेगा गद्यांश और लिखा रहेगा निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उचित शीर्षक देकर करे, यानी इस गद्यांश को आपको बेहतर तरीके से 2 से 3 बार पढ़ना है, समझ लेना है कि क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर उसका संक्षेपण करना और उसका हेडिंग भी देना है कि आखिर इसका शीर्षक क्या है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा होता है, कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, आत्मविश्वास और साहस के साथ उनका सामना करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जो लोग डर कर पीछे हट जाते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए, यही जीवन की सच्ची सीख है। अब ये तो सिंपल में गद्यांश है, इससे कठिन गद्यांश एक और हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस गद्यांश का हम लोग संक्षेपण देख लेते हैं कि कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ था गद्यांश में, मनुष्य के जीवन संघर्षों से भरा है, कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में आती है। तो संघर्ष और कठिनाई दोनों मिलता जुलता शब्द है, दोनों के बदले हम क्या करेंगे, एक वाक्य में लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जो धैर्य और हिम्मत से उनका सामना करता है। यानी यहाँ पर आगे देखिए अगले लाइन में क्या लिखा हुआ, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, आत्मविश्वास, साहस, तो यहाँ पर देखिए धैर्य, आत्मविश्वास, साहस, ये सारी चीज़ें एक ही बात को ही बताना चाहती है। तो एक ही चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक लाइन में लिख दिए कि लेकिन जो धैर्य और हिम्मत और उनका सामना करता है वही सफल होता है। उसके बाद फिर हमने इस 2-3 लाइन को यहाँ पर 1.5 लाइन में लिख दिया। उसके बाद देखिए जो डर कर पीछे हट जाते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते। इसके बाद फिर इसका संक्षेपण कैसे लिखे, डर कर भागने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये तो यहाँ से देखिए लंबा हो गया है ना, कि जो डर कर पीछे हट जाते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब इसका संक्षेपण देखिए कितना शॉर्ट में हुआ, डर कर भागने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते। ये होता है संक्षेपण करने का तरीका। इसके बाद देखिए इसलिए मुश्किलों से डरना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। और बाकी यहाँ पर इतना बड़ा लाइन को इतने छोटे लाइन में लिख दिया। ये हो गया आपका संक्षेपण। इसके बाद हम लोग दूसरे गद्यांश में देखते हैं। अच्छा, इस गद्यांश के संक्षेपण का शीर्षक क्या होगा, ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हालांकि हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, बहुत ही सिंपल है, आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। आप इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद आप अपने से इसका शीर्षक दे दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग गद्यांश की अगर बात करें, थोड़ा सा ये टफ है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में आता है। क्या आपका प्रकृति का सौंदर्य मनुष्य को आध्यात्मिक तृप्ति प्रदान करता है। हरे भरे वृक्ष, कल कल बहती नदियाँ, पर्वतों की गरिमा तथा चिरंतन आकाश का विस्तार मन को एक अनिवर्चनीय है, ठीक है, अनिवर्चनीय शांति से भर देता है। किंतु आधुनिक युग में औद्योगिकरण, शहरीकरण और भौतिक सुख सुविधाओं की अंधाधुंध होड़ में मनुष्य प्रकृति से विमुख होता जा रहा है। इस उदासीनता का परिणाम है प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदाओं की वृद्धि। यदि मनुष्य ने समय रहते अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम समस्त मानव जाति को भोगना पड़ेगा। अब इसका संक्षेपण देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले संक्षेपण देख लेंगे, उसके बाद फिर इसे समझेंगे। हालांकि यहाँ पर शीर्षक दे दिया है प्रकृति से दूरी का परिणाम क्या होता है। अब देखिए इसका संक्षेपण, प्रकृति का सौंदर्य मन को सुकून देता है, लेकिन आजकल लोग मशीनों और सुख सुविधाओं की दौड़ में प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। पता है ये कहाँ से कहाँ तक संक्षेपण किया गया है, यहाँ से लेकर ये वाला लाइन से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला भी लाइन मेंशन है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये संक्षेपण किया गया है। और अगर यहाँ पर देखिए आगे लाइन में क्या लिखा हुआ है, इसी कारण प्रदूषण और प्रकृति आपदाएं बढ़ रही है। अगर हमने समय रहते प्रकृति की देखभाल नहीं की तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से संक्षेपण आपको करना है, आप मिला लीजिएगा, दोनों लिख लीजिएगा और इसका प्रैक्टिस भी कर लेना है। यानी प्रकृति से दूर रहने का क्या परिणाम हो सकता है, इसका हमने संक्षेपण कर दिया और शीर्षक भी दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए 2 गद्यांश आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद फिर ये वाला गद्यांश है दूसरा, आप इसे भी देख लीजिए। दोनों का आप इस शीर्षक ढूंढिएगा, उसके बाद फिर इसका संक्षेपण कीजिएगा और चाहो तो आप हमें व्हाट्सएप में भी इसको फोटो खींचकर भेज भी सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, पल्लवन करने के लिए संक्षेपण का जस्ट अपोजिट पल्लवन होता है। जैसे किसी भी चीज़ को अगर हम शॉर्ट तरीके से लिखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, तो उसको संक्षेपण करते हैं। लेकिन किसी शॉर्ट, चाहे वो शब्द हो चाहे वाक्य हो, कोई भी चीज़ हो, शॉर्ट तरीके से अगर वो है तो उसको अगर हम लोग विस्तार से इसके भाव को, जो भी इस शब्द में भाव प्रकट हो रहा है, ये शब्द क्या कहना चाह रहा है, उसके भाव को अगर हम लंबे तरीके से लिखते हैं, उसके भाव को पॉजिटिव वे में, नेगेटिविटी नहीं बताना है, इसकी खासियत हमेशा बताना है पल्लवन करते समय, तो उसी को ही पल्लवन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप लोग इस वर्ड से मुखातिब होंगे क्योंकि ये वर्ड आपके रगों में है बहुत सारे स्टूडेंट के। प्रेम असाध्य रोग है,
ये एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसी का पल्लवन देखिएगा कितना लंबा यहाँ पर इसका भाव प्रकट किया गया। एक छोटा सा शब्द कितने बड़े अर्थ को बताता है। चलिए देख लेते हैं कि प्रेम असाध्य रोग कैसे है और इसका पल्लवन कैसे किया गया है। पल्लवन और निबंध में कोई अंतर नहीं होता। अगर आपको कोई बताते हैं कि पल्लवन और निबंध अलग होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। निबंध में क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर उसकी कमियां बता देते हैं और उसका निवारण बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा सा अंतर है कि इसमें कमी नहीं बताना है, पल्लवन में इसके भाव को बताना है, इसकी क्वालिटी को बताना है, जबकि निबंध में हम लोग कुछ नकारात्मक चीज़ें भी बताते हैं। हालांकि अगर टॉपिक नकारात्मक नहीं होता है तो हम लोग पॉजिटिव वाले पॉइंट्स को ही मेंशन करते हैं निबंध में। तो यहाँ पर निबंध के जैसा ही लिखना है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पन्ना भरने की कोशिश मत कीजिएगा, पॉइंट वाइज निबंध के जैसा ही लिखिएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तभी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको संक्षेपण में बताया 1 से 1.5 पेज में हो सकता है, जैसा टॉपिक रहेगा, जैसे गद्यांश जितना बड़ा रहेगा उतना ही छोटा आपका संक्षेपण रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पल्लवन करना है तो कम से कम पल्लवन 3 से 4 या फिर 5 पेज में, जितनी आपकी टाइमिंग लिखने की कैपेसिटी है उतना पेज आप लिख सकते हो। तो चलिए समझते हैं इसका पल्लवन। प्रेम असाध्य रोग है, यह कथन एक गहरे भाव को प्रकट करता है। ये इंट्रोडक्शन दे रहा है इसका पल्लवन में कि प्रेम असाध्य रोग क्या बताना चाहता है। तो यह कथन एक गहरे भाव को प्रकट करता है। यहाँ प्रेम को एक रोग की संज्ञा दी गई है, यानी जो प्रेम है इसको एक बीमारी की संज्ञा दी गई है। हालांकि ये बीमारी नहीं है, रोग नहीं है, लेकिन यह रोग कोई सामान्य बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसा भावात्मक अनुभव प्रकट हो रहा है जो एक बार मनुष्य को हो जाए तो उससे बच पाना या उबर पाना आसान नहीं होता। आइए विस्तार से समझते इसे। ये हो गया आपका प्रस्तावना इसके पल्लवन में। अब समझते हैं कि प्रस्तावना के बाद इस वर्ड का अर्थ कि आखिर प्रेम क्या है। तो प्रेम एक भावना है जो मनुष्य के हृदय यानी दिल में किसी व्यक्ति, जी हाँ व्यक्ति तो होता ही है, व्यक्ति के प्रति प्रेम, लेकिन वस्तु और स्थान और जीव के प्रति भी आकर्षण होता है। समझ में आया ना। स्नेह और अपनात्व यानी अपनापन के रूप में उत्पन्न होती है। यह स्वार्थ रहित, यानी कोई भी स्वार्थ नहीं होता इसमें, स्वार्थ रहित भी हो सकता है और स्वार्थ युक्त भी हो सकता है और स्वार्थ युक्त भी हो सकता है। लेकिन जब प्रेम सच्चा और गहरा होता है तो वह मनुष्य की सोच, व्यवहार और जीवन को पूरी तरह बदल देता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, प्रेम को रोग क्यों कहा गया है। इस वर्ड को देखिए एक्सप्लेन कैसे करना है। यहाँ प्रेम को असाध्य रोग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह रोग एक बार हो जाए तो छूटता नहीं, यह बीमारी एक बार हो जाए तो छूटता नहीं। जैसे कोई लाइलाज बीमारी बार बार दवा खाने के बावजूद बनी रहती है, वैसे ही प्रेम भी एक बार दिल में उतर जाए तो उसे भूलना बहुत ही कठिन होता है। दूसरा रीज़न क्या बताया कि प्रेम व्यक्ति को बेचैन कर देता है। जैसे कोई रोग शरीर को थका देता है, वैसे ही प्रेम मन को बेचैनी से भर देता है। प्रेमी हर समय अपने प्रिय को सोचता रहता है, उससे दूर रहने पर भी दुखी हो जाता है। तीसरा रीज़न क्या है, प्रेम में व्यक्ति अपना होश खो देता है और रोगी को जब तेज़ बुखार आता है तो वह भ्रम में रहने लगता है। उसी तरह प्रेम भी अपनी प्रिय के बिना जीवन अधूरा समझने लगता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें, प्रेम में तर्क नहीं चलता। प्रेम में कोई भी तर्क नहीं चलता, कोई भी वैज्ञानिक लॉजिक या फिर कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ मैजिक चलता है। यह रोग ऐसा है जहाँ दिमाग से ज़्यादा दिल काम करता है। प्रेमी किसी बात की चिंता नहीं करता, ना समाज की ना दुनिया की, बस अपने प्रेम की करता है। अब समझते हैं प्रेम का दर्द, इस वर्ड से क्या मतलब होता है। तो प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि अपने प्रेम में सफल ना हो पाए तो वह गहरे दुख में डूब जाता है, यानी दिल टूट चुका है, ऐसे उसके मन के भाव निकलते हैं। वह खाता पीता नहीं है, खाना पीना छोड़ देता है, अकेलेपन में रहने लगता है और कभी कभी तो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। वह बार बार सोचता है कि क्या गलत हुआ, क्यों बिछड़ गया, और यही मानसिक पीड़ा उसे असाध्य रोगी बना देती है। तो किस तरीके से एक छोटा सा वर्ड कितना लंबा लिखा गया, देख रहे हो ना। इसके बाद आगे देखिए, इसका इलाज क्यों नहीं है। तो देखिए, प्रेम का कोई निश्चित इलाज नहीं होता क्योंकि यह मन का विषय है। शरीर की बीमारियों के लिए तो डॉक्टर होते हैं, लेकिन प्रेम की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। इसकी दवा ना बाजार में मिलती है ना डॉक्टर के पास है, इसलिए इसे असाध्य यानी जिसका इलाज ना हो सके कहा गया है। इसके बाद लास्ट वाले पॉइंट में लिखना है कि प्रेम की विशेषता क्या है। हालांकि इसे रोग कहा गया है, लेकिन यह रोग मीठा होता है। यह रोग मनुष्य को निष्ठावान, संवेदनशील और दूसरों के लिए जीने वाला बना देता है। प्रेम में पड़ा व्यक्ति अपने प्रिय के लिए हर त्याग करने को तैयार हो जाता है। वह खुद को भूलकर सामने वाले की खुशी में जीने लगता है। इसी त्याग और समर्पण की भावना के कारण यह प्रेम औरों से अलग है। बाकी ऑल ओवर निष्कर्ष के तौर पर आपको लिख देना है, प्रेम असाध्य रोग है। यह कहना एक गंभीर सत्य को दर्शाता है, यानी एक असाध्य रोग है, यह कहना एक गंभीर सत्य को दर्शाता है। वाकई में ये असाध्य रोग ही है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को बहुत सुंदर भी बना सकता है और बहुत दुखी भी। यह एक ऐसा रोग है जिसे कोई चाहकर भी रोक नहीं सकता, ना पूरी तरह ठीक कर सकता है।
यह जीवन को बदलने की ताकत रखता है, कभी अच्छे कभी दुखद अनुभव के साथ। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम का रोग एक बार लग जाए तो उम्र भर साथ चलता है। तो उम्मीद करते हैं ये जो छोटा सा वर्ड है यहाँ पर, ये जो छोटा सा वर्ड है जिसका पल्लवन हमने किया प्रेम आसादी रोग, ये जो टॉपिक हमने लिया ये विद्या के पेपर में था और अच्छा लगा टॉपिक इसलिए हमने लिया। तो इस तरीके से पल्लवन करना है, यानी निबंध के जैसा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो माइंड में आए उसे लिख देना है, पॉइंट्स जो दिमाग में आए वो आप पॉइंट्स लिख दीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक और यहाँ पर पल्लवन है, विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। यानी देखिए विदेशी जो भाषा है उस पर विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी भाषा सबसे ऊंचा होना चाहिए। इस पर पल्लवन कीजिए। इस वाक्य से क्या भाव उभर कर आते हैं, देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से देखिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है, इसके बाद फिर ये उदाहरण है, इसके बाद फिर यहाँ से आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है और फिर यहाँ से फिर आपका निष्कर्ष हो जाएगा। अब समझते हैं निबंध के बारे में। ठीक है, निबंध के बारे में बताएंगे कि कितना पेज लिखना और किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम लोग एक निबंध को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। निबंध यहाँ पर क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद रखिएगा जब भी अगर आप निबंध लिखिएगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अगर ये कॉपी का पन्ना है, कॉपी वाला पेज किधर गया, हाँ ये कॉपी वाला पन्ना है, मान के चलिए आप यहाँ पर निबंध लिख रहे हो। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पर आपने प्रश्न संख्या लिखा, प्रश्न संख्या जो भी रहे 4 5 6, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर लिखा उत्तर, ये ब्लैक पेन से आपने लिख दिया। इसके बाद फिर जो भी टॉपिक है निबंध का आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ऊपर में ब्लैक पेन से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर इसे अंडरलाइन कीजिएगा इस तरीके से। अंडरलाइन करने के बाद उसके बाद नीचे क्या करना है, नीचे आपको जो भी पॉइंट में आप लिखना चाहते हो, शुरू प्रस्तावना से लेकर, ठीक है, प्रस्तावना से लेकर लास्ट जो आपका उपसंहार तक लिखा जाता है। उपसंहार कहने का मतलब है निष्कर्ष तक। जो भी पॉइंट आपको लिखना होगा मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया, उसके बाद फिर दूसरा ये लास्ट वाला उपसंहार हो गया यानी निष्कर्ष, या फिर इस पॉइंट के बाद प्रस्तावना के बाद जो दूसरा पॉइंट होता है हमेशा अर्थ आप लिखिएगा। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना का अर्थ क्या होता है, तो जो भी टॉपिक है उसका अर्थ लिखिएगा। 3 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट आप अपने माइंड में ढूंढ लीजिएगा इसका उद्देश्य क्या होगा, और एक और पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हो कि इसका समाज में क्या इफेक्ट है, क्या इसका उपयोग है, क्या दुरुपयोग है, इसके लाभ क्या है। इस तरीके से टॉपिक को देखकर 5-6 पॉइंट अपने माइंड में रखना है, रट्टा नहीं मारना है, बस उसके बारे में जान लेना है कि आखिर ये क्या है। टॉपिक जब जान जाइएगा तो उसके बाद उसके आंसर को लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा। और एक पेज में जब आप निबंध लिखिएगा तो लगभग 130 शब्द एक पेज में लिखा जाता है, हमने काउंट किया है। तो लगभग आपको 500 शब्द से 600 शब्द तक आपको लिखना है। तो इस तरीके से मैक्सिमम अगर बात करें यानी मिनिमम बात करें, मिनिमम आपको 4 से 5 पेज लिखना होगा एक निबंध को, कम से कम 4 पेज ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, 4 से 5 पेज, मैक्सिमम आप 6-7 जितना मन करे उतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 4 से कम मत लिखना। तो इस तरीके से निबंध लिखा जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर निबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबसे पहले इस टॉपिक में यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तावना में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन देना है, नॉर्मल जैसे परिचय देते हो। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी को देवी के रूप में माना जाता है, फिर भी बेटियों के साथ भेदभाव होना बहुत ही दुखद है। पहले के समय में बेटियों को बोझ समझा जाता था, इसलिए उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था। बेटियों को पढ़ाई से वंचित रखा जाता और जल्दी शादी कर दी जाती थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की, जिस योजना का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको क्या लिखना है, याद रखिएगा जैसे आप प्रस्तावना लिखते हो, प्रस्तावना लिखने के बाद नीचे एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना है ये वाला इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक लाइन या 2 लाइन, चाहो तो 2 लाइन छोड़िएगा, यहाँ पर ये 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, 2 लाइन छोड़ना है, 1 लाइन नहीं 2 लाइन। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फिर इसे ब्लैक पेन से लिखना है और अंडरलाइन करना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, फिर 1 लाइन छोड़ना है, फिर नीचे लिखना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की जन्म दर बढ़ाना और उन्हें शिक्षा दिलाना। इस अभियान की, अच्छा 1 लाइन और यहाँ पर भी जोड़ सकते हो कि बेटियों को सशक्त बनाना भी। सशक्त मतलब हर चीज़ आ जाता है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से। और इस अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत से की गई थी। इसका संदेश था कि बेटियां भी बेटे के समान ही और उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी इसका उद्देश्य था बेटियां भी बेटे के समान होती है और उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये तो हमने पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। अब इसकी आवश्यकता हम लोग देख लेते हैं। समाज में लिंग भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या या इसके अलावा बाल विवाह और बेटियों की पढ़ाई में रुकावट जैसी समस्याएं बहुत अधिक थी, इसलिए यह आवश्यक थी। कई राज्यों में लिंग अनुपात यानी लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या बहुत कम हो गई थी। यह समाज के लिए खतरे की घंटी थी। ऐसे में ज़रूरी हो गया कि बेटियों को बचाया जाए और उन्हें भी शिक्षा दी जाए ताकि वे आत्मनिर्भर
बन सके। ये तो हो गया क्यों आवश्यक था। अब सरकार और समाज के क्या प्रयास थे इसमें, तो सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाया और लगाने के लिए सख्त कानून बनाए। कई जगहों पर बेटी जन्म पर प्रोत्साहन राशि भी दी गई। अगर आप बेटी को जन्म देते हो तो उस पर राशि देने की एक योजना बनाई गई। सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति जैसे कदम उठाए गए। इसके अलावा अनेक जन जागरूकता अभियान यानी लोगों को जागरूक करने वाले अभियान चलाए गए, जैसे नारे, रैलियाँ, पोस्टर आदि, टीवी में विज्ञापन, ये सारी चीज़ें चलाई गई। समाज में भी बदलाव आने लगा है। अब लोग बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक, अफसर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार और समाज का प्रयास रहा। इसके अलावा आपको लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर लिख देना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक योजना नहीं बल्कि समाज को जागरूक करने का आंदोलन है। अगर बेटियों को बराबरी का मौका दिया जाए तो वो भी परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सकती है। आज समय आ गया है जब हमें बेटियों को बोझ नहीं बल्कि गौरव समझना होगा। बाकी लास्ट में आपको लिख देना है, हमें हर बेटी को जन्म लेने का अधिकार देनी चाहिए और उसे पढ़ा लिखाकर सशक्त नागरिक बनाना चाहिए। याद रखें, बेटी है तो कल है। तो इस तरीके से आप निबंध लिख सकते हो। इंटरनेट में, गूगल में या फिर इसके अलावा यूट्यूब में बहुत सारा आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसे देख लीजिए। नारी शिक्षा आप देख लीजिएगा, दहेज। देखिए, बेटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, महिला से रिलेटेड जो भी निबंध है, सेम मिलता जुलता मिलेगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय एकता या फिर हमारा देश महान, ये दोनों टॉपिक सेम है तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा आपका प्रिय कवि, तो एक जो कवि उसके बारे में हर हाल में देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है तो हो सकता है आ जाए। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण समस्या। अब पर्यावरण समस्या में पर्यावरण संरक्षण भी पूछ दे, इसकी समस्या पूछ दे, या फिर प्रदूषण पूछ दे, या फिर जल प्रदूषण, या फिर जल संरक्षण। तो इन सभी चीज़ों को एक ही तरीके से लिखा जाता है। इसके अलावा डिजिटल भारत, जो डिजिटल भारत हुआ है आज के टाइम में, ये यूट्यूब से जो आप वीडियो देख रहे हो कहीं ना कहीं डिजिटल भारत का ही एक उदाहरण है। तो इस तरीके से इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। और आतंकवाद और राजनीति जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में आतंकवादी जो हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, तो इस घटना से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं निबंध। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे टॉपिक कवर करवा दिए, किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको आंसर लिखना है, कितने पेज में लिखना है। इतना मेहनत करने के बाद कम से कम वीडियो को लाइक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कहावत नहीं है कि फ्री में अगर मिलता है तो कुछ ना कुछ आपको देकर जाना चाहिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना सबसे इंपॉर्टेंट है और शेयर कर दीजिएगा।